आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। जैसे कि हम आज पहले देखेंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के बारे में, कैसे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं, और देखेंगे कि कैसे चिनाब वैली में जो बस का फॉल हुआ तो चिनाब वैली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। आर्टिकल 14 में जो हम इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन और अमेरिका से कैसे ईजाद हुए, ये सब देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड आर्टिकल। देखो, केजरीवाल ने एलजी को रिपोर्ट दी है। देखो, आप अगर कंटेक्स्ट समझ जाते हो तो आपको बेसिक समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो कंटेक्स्ट क्या है कि केजरीवाल गिव्स एलजी रिपोर्ट अगेंस्ट दिल्ली चीफ सेक्रेटरी। देखो, क्यों केजरीवाल को एक चीफ मिनिस्टर को एलजी से कहने की ज़रूरत पड़ रही है। पहले हम हमारे चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। देखो, चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है। एग्जीक्यूटिव हेड का क्या मतलब होता है, ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक वर्क जो है इसके द्वारा देखे जाते हैं, सीएम को सजेशन दिया जाता है, तो एग्जीक्यूटिव वर्क देखा जाता है। मगर ये होता चीफ मिनिस्टर के अंदर ही है। मतलब अगर स्टेट इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टेट फेडरल स्टेट है जो सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसके स्टेट लॉ अलग बना सकता है। मान लीजिए हमारा यूपी है और यूपी में अपने लॉ वो सेपरेट बना सकता है, तो सीएम जो है एक चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे अपने मन से, और गवर्नर क्या है उसको साइन कर देंगे और ये अपॉइंट हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर इनको रिमूव करना है तब भी सीएम के द्वारा इजीली रिमूव किया जा सकता है। मगर कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी हो गई, तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इनको अपॉइंट नहीं करते हैं। चीफ मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं कि किसे चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहिए, मगर ये अपॉइंट किया जाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट्स होते हैं उनमें कैसे अपॉइंट होता है, और दिल्ली जो पौंडीचेरी स्पेशल टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरी हैं यहाँ पर किस तरह अपॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा आर्टिकल रिलेटेड है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। देखो, डोडा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ बात हो रही है चिनाब वैली की। देखो, चिनाब वैली जो फॉर्म होती है वो चिनाब रिवर के द्वारा होती है, पहली चीज़ ये पता होना चाहिए। और चिनाब वैली का जो रीज़न है वो ये वाला रेड कलर का जो रीज़न आपको दिखाया गया है, चिनाब वैली का रीज़न है। क्यों रीज़न है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चिनाब वैली आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चिनाब वैली जो है जम्मू के रीजन से होती हुई जाती है, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो चिनाब वैली को कवर करते हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट है। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन का पार्ट है। दूसरा किश्तवाड़ है और तीसरा रामबान है। रामबान, देखो डोडा, आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, डोडा, रामबान एंड किश्तवाड़। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है आपके चिनाब वैली रेंज में आते हैं। और चिनाब वैली किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, चिनाब रिवर के द्वारा फॉर्म की जाती है। और चिनाब रिवर स्थित कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए चिनाब रिवर स्थित है हमारे जम्मू के रीजन में, जम्मू रेंज में ये पड़ता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। और अगला फ्रंट पेज का बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए कि जो इंडिया ने सेमीफाइनल ने विजय का रथ चालू रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया पहुंच गई है, देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जो हमारे अंदर के पेजेस पे आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आर्टिकल कुछ दिन पहले का है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बात हो रही है। ये जो कंटेक्स्ट है इसका, कहीं इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी से रिलेटेड। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जो हुआ था वो 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अब आप देख लीजिए 1905 के करीब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। तो आपका वहीं पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में चंद्रशेखर आज़ाद जी जन्म भी नहीं हुआ था। 1906 में उनका जन्म हुआ अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, आपको ये याद रखना। अर्ली लाइफ में जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, द फ्री, फादर का नाम स्वतंत्रता बताया, इंडिपेंडेंस, और अपना रेजिडेंस जो घर है वो जेल बताया। तो उसी के बाद से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ्रीडम फाइटर में क्या है, देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA थी वो फर्स्ट टाइम जो फॉर्म की गई थी 1924 में ईस्ट बंगाल में की गई थी, ठीक है। इसे सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रातुल गांगुली एंड ये अनुशीलन समिति जो थी, अनुशीलन समिति जो गुप्त रूप से काम करती थी, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करती थी, उसकी ये ऑफशूट थी। तो हमें पहली बात ये पता होना चाहिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म कब की गई थी। 1924 में की गई थी। किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, देखो चंद्रशेखर आज़ाद जी इसमें बाद में पार्टिसिपेट किए, स्टार्टिंग में वो उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं था, ठीक है। तो इसको फॉर्म किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रातुल गांगुली के द्वारा, और ये ऑफशूट थी अनुशीलन समिति का। इसके मेंबर बाद को जो बड़े, जैसे भगत सिंह बाद में आए, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, सुखदेव आए, राम प्रसाद बिस्मिल आए, रोशन सिंह आए, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी। ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होते हैं तो डे टू डे अगर आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, रटने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। काकोरी कंस्पायरेसी के बारे में बताया, देखो 1925 में ये लखनऊ के पास एक स्मॉल स्टेशन है काकोरी, आज भी ये मौजूद है लखनऊ के पास। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी। ये रॉबरी क्यों की जाती थी, देखो आज़ादी से पहले जो भी रॉबरी की जाती थी इंडियन फ्रीडम फाइटर के द्वारा, वो फंड कलेक्शन के लिए की जाती थी, और फंड कलेक्शन के द्वारा हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को बढ़ाते थे, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई। आगे बताया गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में हुआ, और ये जो जगह थी फिरोजा कोटला में हुआ। फिरोजा कोटला जो आज अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से फेमस है दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रीनेम कर दिया गया है फिरोजा कोटला मैदान का, उसका फिरोजा कोटला का मैदान अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो 1928 में HRA का नाम HSRA कर दिया गया, और उस टाइम कौन कौन लोग मौजूद थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्लाह खान थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थापर थे, और जोगेश चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था। अब इस लाठी चार्ज के विलो में लाला लाजपत राय ने कहा था ये लाठी जो मेरे ऊपर बरसाई जा रही हैं इसका बदला इंडिया की आज़ादी से निकलेगा। तो ये जो है इसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। तो इसका बदला लेने के लिए HSRA ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने शूटिंग का प्लान किया था JP साउंडर जो ब्रिटिश पुलिसमैन थे, मगर ये फेल हो गया था। इसके बाद क्या हुआ था, इस JP साउंडर की जगह एक शायद जज को गोली लगी थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की जो डेथ हुई वो आज़ाद पार्क में हुई ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया और मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के बीच शूटिंग वगैरह हुई। आज़ाद पार्क उस नाम, इलाहाबाद में जो पार्क में ये शूटिंग से इनकी डेथ हुई उसका आज़ाद पार्क नाम कर दिया गया, और डेथ की जो वो शहीद हुए वो 27 फरवरी 1931 को हुए। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद जी कब बॉर्न हुए थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कब पार्टिसिपेट किया था क्या वो गरम दल के नेता थे या नरम दल के नेता थे। देखो गरम दल कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट को, और नरम दल कहा जाता है ये जो कांग्रेस के मीडिएटर थे, जो कांग्रेस को मॉडरेट की तरह वर्क करते थे, जो पिटीशन पे बिलीव करते थे, और
बिलीव करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कि एक दिन बदलाव आएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हमने ये चीज़ें जानी। सचिन नाथ सन्याल जी ने कैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ईस्ट इंडिया में स्टेबलाइजमेंट किया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगला आर्टिकल रिलेटेड है ग्रांड ओल्ड लेडी से। देखो, ग्रांड ओल्ड लेडी हमारी अरुणा असफ अली जी को कहा जाता है। अरुणा असफ अली जी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, इन्हें ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है इंडिपेंडेंट मूवमेंट की। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया साल्ट सत्याग्रह में 1930 में, और इंडियन फ्लैग हॉइस्ट किया गोलिया टैंक मैदान है मुंबई में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। जब क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, तो अब उसके बाद ही अरुणा असफ जी के द्वारा हमारा इंडियन फ्लैग हॉइस्ट किया गया। उस टाइम हमारा इंडियन फ्लैग जैसा आज दिखता है वैसा नहीं होता था, अलग टाइप का होता था। ठीक है, आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया, विमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया, विमेन जनरल बनाया वीकली, जिसका नाम रखा वीकली जनरल, जो विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, और न्यूज़पेपर पैट्रियट भी इन्होंने इशू किया। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वीकली न्यूज़पेपर, वीकली जनरल वीकली, और न्यूज़पेपर पैट्रियट। ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, अरुणा असफ अली जी फर्स्ट मेयर बनी दिल्ली की 1958 में, और पद्म विभूषण मिला 1992 में, और भारत रत्न से नवाजा गया 1997। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमने देखी। अगला आर्टिकल रिलेटेड है परकाचिक ग्लेशियर। देखो, परकाचिक ग्लेशियर जो है ये हमारे लद्दाख रीजन में, आपको पता होना चाहिए लद्दाख रीजन और जम्मू एंड कश्मीर कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस एक्ट के थ्रू डिवाइड किए गए हैं। तो परकाचिक रीजन ये लद्दाख इंडिया में स्थित है। क्या हो रहा है, ये जो रिसर्च के अकॉर्डिंग निकल कर आया है कि इसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। 20 सालों में ये 28% रिडक्स हो चुका है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए परकाचिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, 2 मेन रीज़न बताए जा रहे हैं जिसके कारण ये जो है मेल्ट हो रहा है। पहला ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। दूसरा लोअर एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, जैसे जस्कर रेंज है, जस्कर रेंज बहुत ऊंचे पे है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर घटता रहता है। ठीक है, और प्रेशर हमारा भी घटता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लोअर एल्टीट्यूड की वजह से वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है। जस्कर रेंज देख लो, जस्कर रेंज ये है, देखो ये जो रेंज है ये जस्कर रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, और ये काराकोरम रेंज है इसके ऊपर वाली, इन्होंने काले कलर से की नहीं है। और ये जोजिला पास है, ये जोजिला पास जो है जस्कर रेंज के वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि जस्कर रेंज कहाँ पर है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ईजिली कन्फर्म हो जाएगा। अब परकाचिक ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि लद्दाख रीजन में है, और ये बहुत ज़्यादा आइस में मूवमेंट हो रहा है। ये इसमें जो जहाँ मूवमेंट होता है उसे ननकुन स्लोप कहते हैं। देखो, आपको यहाँ परकाचिक ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए किस एरिया में है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है, किस तरह से रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्या रीज़न है रिडक्शन के, ये भी पता होना चाहिए। और जस्कर रेंज का जिक्र आया तो जस्कर रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि जस्कर रेंज कहाँ पर स्थित है और किस तरह से नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक जाती है। आपको ननकुन स्लोप्स के बारे में पता होना चाहिए, मगर ये ननकुन स्लोप इतनी जल्दी याद नहीं रहेगा। मगर मेरा आपसे एक गुजारिश है, आपको परकाचिक ग्लेशियर के बारे में पता ही होना चाहिए। अब हम आर्टिकल सीरीज़ का आर्टिकल 14 देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 14 को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल। पहले हमने आर्टिकल 13 को भी देखा और आर्टिकल 12 को भी देखा। आर्टिकल 13 में हमने देखा कि कैसे कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स है तो उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। और आर्टिकल 12 में हमने देखा कि किस तरह से स्टेट की डेफिनीशन होगी। अब आर्टिकल 14 में आज हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और देखेंगे EBL के कॉन्सेप्ट को, और दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे EPL के कॉन्सेप्ट को, ये कहाँ से निकल कर आए। ठीक है, केसेस देखेंगे इससे रिलेटेड। देखो, पहला हम देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो AB डाइसी ने एक बुक लिखी, AB डाइसी के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। देखो AB डाइसी के द्वारा एक बुक लिखी गई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड लिखी, इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया। देखो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ है, आपके पास गवर्नमेंट है, कोई पर्सन है, तो लॉ सबके लिए एक होगा। अगर गवर्नमेंट है और पर्सन के बीच में लड़ाई हो रही है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, मतलब लॉ के लिए आप इक्वल हैं, आप सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो इक्वल हैं। आप अगर अमीर हैं तो आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, आप गरीब हैं तो आपके साथ बुरा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो यही कहलाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल ट्रीटमेंट करने के कॉन्सेप्ट को ही रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। ये AB डाइसी के जो बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, वहाँ से निकल कर आया। और इसका जिक्र जो है इक्वलिटी, जो इक्वल ट्रीटमेंट का जिक्र है, ये निकल कर आया हमारे प्रीएम्बल से। अगर आप प्रीएम्बल को ध्यान से देखेंगे इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपसे UPSC पूछ सकता है कि इक्वलिटी का जो टर्म्स है हमारे प्रीएम्बल में दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए हमारे टर्म्स में, हमारे प्रीएम्बल में एक वर्ड है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल 14 से निकल कर आया। अब हम देख लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि आप जो है सब, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि आप लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं। लॉ की नज़र में इक्वल का क्या मतलब, आपने मान लीजिए आप ज़्यादा अमीर हैं और ये बंदा ज़्यादा गरीब है, तो जज के सामने आप इक्वल हैं। आप जैसे एविडेंस पेश करते हैं, जैसे आपके, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको निर्दोष करार दिया जाएगा, आप अमीर हैं तो आपके लिए वही सेम लॉ है, आप गरीब हैं तो वही सेम लॉ है। जबकि जो आप देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। देखो अमेरिकन कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक 5th क्लास का बच्चा है और एक 12th क्लास का बच्चा है, तो दोनों को अगर एक ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 5th क्लास का बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो ये जो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया जाएगा, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि आपको इसके लिए कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। 5th के लिए आप अलग सिलेबस बनाइए और 12th के लिए अलग सिलेबस बनाइए, 5th के लिए एक अलग लॉ बनाइए, 12th के लिए एक अलग लॉ बनाइए। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एक मतलब आप ये जान लीजिए, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का यहाँ मतलब है कि ये स्पेसिफिक है। अगर कोई डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है, ठीक है, डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है, तो उससे कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा। देखो ये बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे 5th और 12th क्लास के बच्चे के लिए अलग अलग कैरिकुलम ज़रूरी है, अलग अलग बुक्स ज़रूरी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। उसी तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट नहीं देखे जाते, लॉ की नज़र में आप सब एक हैं। तो यहाँ पर एक मेन डिफरेंस जान लीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जो मेन डिफरेंस है, ये देखो आर्टिकल 14(1) में दिया गया है, ये आर्टिकल 14(2) में दिया गया है। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये जो है मतलब इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, जो डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है उन्हें उठने का मौका देता है और सबके साथ अलग अलग व्यवहार करने के लिए कहता है, और कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाने को कहता है। मतलब नो यूनिवर्सल लॉ, मतलब कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। जैसे 5th क्लास के लिए अलग कैरिकुलम है और 12th क्लास के लिए अलग कैरिकुलम। अब आप इक्वलिटी बिफोर लॉ को देख लीजिए, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। और ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों कहा जाता है, इसकी नज़र में सारे लोग एक से हैं, आपको ये मतलब यूनिवर्सल है, लॉ की नज़र में सब एक से हैं। और ये एक जेनरिक है। जेनरिक का मतलब होता है कि आप सभी से एक साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस किया। आपको कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम को चैनल को सर्च कीजिए और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।